गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10। बच्चों, जैसा कि हम आपको पढ़ा रहे थे जीवों में जनन, और उसमें हमने पिछली क्लास में आपको पढ़ाया था लैंगिक जनन, यानी कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने समझाया था कि इसमें दो प्रकार के जनक होते हैं। तो जब ये जनन करते हैं तो एक नई संतान का निर्माण करते हैं, और इसमें दोनों में हमने आपको अलैंगिक जनन तथा लैंगिक जनन में अंतर भी बताए थे कि क्या अंतर है, जिसके कारण दोनों को अलग अलग श्रेणियों में रखा गया है। और आज हम बताएंगे कि पुष्पों में किस प्रकार का जनन होता है और कैसे होता है। अभी तो हमने जीवों में बता दिया, तो हेडिंग डालेंगे पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पीय पादपों में पादपों में लैंगिक जनन, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। देखेंगे कि जो पुष्पीय पादप होते हैं, देखो पुष्प का मतलब क्या है। जैसे किसी माँ का बच्चा हो तो वो उसके लिए क्या होता है, पुष्प होता है ना। वही उसका क्या होता है, फल होता है। इसी प्रकार पादप क्या है, पादप जब जनन करते हैं तो ये पुष्प का निर्माण करते हैं। पुष्प में क्या बनती है, बीजधानी, जिससे फल वित्ती का निर्माण होता है। फिर फल वित्ती के अंदर क्या होते हैं, बीज होते हैं। फिर बीज से जब हम बीज को भूमि में डालते हैं तो फिर एक नए पादप का निर्माण हो जाता है। तो इन्होंने बताया कि पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन होता है जब भी पुष्प का निर्माण होता है। तो लिखिए उच्च पादपों ब्रैकेट में आवृत बीजी, यानी कि जो उच्च पादप होते हैं यानी आवृत बीजी होते हैं। उच्च पादपों ब्रैकेट में आवृत बीजी ब्रैकेट बंद में लैंगिक जनन की प्रक्रिया के लिए, उच्च पादपों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया के लिए विशेष संरचनाएं पाई जाती हैं। प्रक्रिया के लिए विशेष संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें पुष्प कहते हैं। जिन्हें पुष्प कहते हैं। इन पुष्पों के विशेष अंगों में जनन कोशिकाएं पाई जाती हैं। जनन कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनमें युग्मक बनते हैं। जैसे आपने पढ़ा था लैंगिक जनन में युग्मक बन रहे थे नर और मादा में, यानी कि शुक्राणु और अंडाणु। इसी प्रकार से इसमें भी क्या होते हैं, युग्मक बनते हैं। फिर लिखेंगे पादपों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया। पादपों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया 4 चरणों में संपन्न होती है। प्रक्रिया 4 चरणों में संपन्न होती है, और इन 4 चरणों को जानने से पहले पुष्प की संरचना का अध्ययन अति आवश्यक होता है। अति आवश्यक होता है। लिख लिया? तो समझ में आया कुछ कि लैंगिक जनन की प्रक्रिया के लिए विशेष संरचनाएं पाई जाती हैं जिनमें विशेष कोशिकाएं पाई जाती हैं, जनन कोशिकाएं, जिनमें युग्मक बनते हैं। और ये जनन प्रक्रिया कितने संपन्न में होती है, 4। ठीक है, 4 में। और जो इसके संपन्न में होती है, कौन कौन से 4 होते हैं? पुष्प देखा है?
कितने भाग होते हैं? 4 होते हैं। और इनकी पुष्प की संरचना जानना अति आवश्यक होता है। तो अब हेडिंग डाल लीजिए, पुष्प की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। देखिए पुष्प की संरचना, पुष्प की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, पुष्प की संरचना, यानी कि पुष्प कैसा है, किस प्रकार का होता है, ये जानना अति आवश्यक है। लिखिए, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन के, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन के मुख्य अंग, लैंगिक जनन के मुख्य अंग पुष्प होते हैं। लैंगिक जनन के मुख्य अंग पुष्प होते हैं। अधिकांश पादपों में पुष्प पत्तियों की 4 प्रकार से, अधिकांश पादपों में पुष्प पत्तियों की 4 प्रकार से रूपांतरित, 4 प्रकार से रूपांतरित संरचना है। 4 प्रकार से रूपांतरित संरचना है। पुष्प के ये 4 भाग, पुष्प के ये 4 भाग, बाह्यदल, बाह्यदल, कौमादल, पुंकेसर एवं स्त्रीकेसर, पुंकेसर एवं स्त्रीकेसर होते हैं। पुंकेसर एवं स्त्रीकेसर होते हैं। इसमें से बाह्य दलपुंज तथा, इसमें से बाह्य दलपुंज तथा दलपुंज, इसमें से बाह्य दलपुंज तथा दलपुंज पुष्प के सहायक अंग, पुष्प के सहायक अंग तथा पुमंग एवं जायांग, तथा पुमंग एवं जायांग आवश्यक अंग या जननांग कहलाते हैं। आवश्यक अंग या जननांग कहलाते हैं। ये भाग पुष्प वृंत के फूले हुए सिरे पर, ये भाग पुष्प वृंत के फूले हुए सिरे पर चक्रों के रूप में बाहर से, चक्रों के रूप में बाहर से अंदर की ओर, बाहर से अंदर की ओर निम्न प्रकार विन्यासित होते हैं। अंदर से बाहर की ओर निम्न प्रकार, बाहर से अंदर की ओर निम्न प्रकार विन्यासित होते हैं। जैसे बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज, एरो दलपुंज, एरो पुमंग, इसे क्या कहते हैं? पुंकेसर, जायांग, इसे क्या कहेंगे? स्त्रीकेसर। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको क्या दिखाई देगा पुष्प में? बाह्य दलपुंज, जैसे ये बना है पुष्प। देखो इस तरीके का ये पुष्प होता है। पुष्प पे नीचे क्या होता है? इस तरीके की एनर्जी होती है, होती है।
वो डंडी जो है वो क्या है, पुष्पासन है, जिसको वो जकड़े हुए हैं, पकड़े हुए। फिर ये क्या है, यहाँ का बाह्य दलपुंज यानी कि बाहरी भाग है, क्या है, बाह्य दलपुंज है। फिर ये क्या है, दलपुंज है। ये क्या है, पुंकेसर है। और इसी के अंदर इस प्रकार से होती है स्त्रीकेसर, यानी कि अंडवाहिनी होती है। इसी के अंदर जब पुष्प के अंदर ऐसे अंदर की ओर होती है, यानी कि इसमें आपने देखा होगा जब हम कभी पौधे को छूते हैं तो स्पेशल का पदार्थ हमारे हाथों में चिपक जाता है। तो इसमें पुंकेसर होते हैं। ये जो पुंकेसर होते हैं ये कुमंग होते हैं, और ये जब स्त्रीकेसर के भाग में यहाँ गिर जाते हैं, अंदर चले जाते हैं, तो ये वित्ती बनती है। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम बता रहे हैं। तो आपने ये लिखा, फिर अगली लाइन से लिखेंगे, पुष्प के नर जनन अंग को पुंकेसर, पुष्प के नर जनन अंग को पुंकेसर तथा मादा के जनन अंग को स्त्रीकेसर कहते हैं, तथा मादा के जनन अंग को स्त्रीकेसर कहते हैं, स्त्रीकेसर कहते हैं। अगली लाइन से लिखो, पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन को, पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन को निम्नलिखित 4 चरणों में बांटा गया है। पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन को निम्नलिखित 4 भागों में बांटा गया है। नंबर पहला लिखेंगे युग्मक जनन। नंबर पहला होगा युग्मक जनन। युग्मक जनन, इसके अंतर्गत लिखेंगे, इसके अंतर्गत लिखे अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा आगुणित युग्मक, विभाजन द्वारा आगुणित युग्मक कोशिका का निर्माण, कोशिका का निर्माण युग्मक जनन कहलाता है। अर्धसूत्री विभाजन द्वारा आगुणित युग्मक कोशिका का निर्माण युग्मक जनन कहलाता है। यह 2 प्रकार का होता है, यह 2 प्रकार का होता है। पहला नर युग्मक जनन तथा दूसरा मादा युग्मक जनन। पहला है नर युग्मक जनन और दूसरा है मादा युग्मक जनन। नर युग्मक जनन, दूसरा है मादा युग्मक जनन। ठीक है, तो जो नर युग्मक जनन है इसमें क्या होती है, इसमें क्रिया जो होती है वो पुंकेसरों में होती है तथा परागकण या नई कोशिकाएं बनती है। जैसे ये पुंकेसर है तो इसमें क्या लगे हुए हैं, ये परागकण लगे हुए हैं। जो परागकण उड़ते हैं, ये 3 प्रकार से परागण होता है, वायु द्वारा, जल द्वारा और कीटों द्वारा। तो जब इसको कोई कीट आकर बैठता है या हवा चलती है या वायु, तो इसके पुंकेसर क्या होते हैं, माड़ू, तो उड़ते हैं और उड़कर दूसरे पुष्प पर जाते हैं जहाँ स्त्री धानी मौजूद होती है, उस पर गिर जाते हैं और गिरने के बाद क्या होते हैं, अंडाशय में चले जाते हैं। वर्तिका होते हुए अंडाशय में, जहाँ पर क्या होता है, पुष्प वित्ती बनती है और बीज वित्ती में बदल जाती है। लिख लिया। दूसरी हेडिंग डालेंगे परागण, ये आपकी पहली थी, दूसरी है परागण। परागण लिखे, इसमें लिखिए पराग कणों का पराग कोशों से निकलकर, पराग कणों का पराग कोशों से निकलकर स्त्री केसर के बत्रिकार तक, स्त्री केसर पराग कणों का पराग कोशों से निकलकर स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुँचने की क्रिया परागण कहलाती है।
पहुंचने की क्रिया परागण कहलाती है। ठीक है, तो समझ में आया? ये देखिए परागण, स्त्री केसर वर्तिका तक पहुंचने की क्रिया। देखो ये क्या है? स्त्री केसर है, यानी कि पुष्प के ऊपर नहीं होगा। आप ये डंडी दिखाई दे रही है, और ये डंडी ऐसे फ्लावर होता है, तो ये डंडी के जो अंदर का भाग है आपको ऐसे दिखाई देता, फूला हुआ आपने देखा, ऐसे बना होगा, ऐसे बना होगा, फिर ऐसे मतलब ऊपर जाके फूल से लगे होंगे, है ना? तो ये भाग जो है इसके नीचे लगा है, और ये आप नहीं पहचान पाएंगे कि ये स्त्री केसर है, पुंकेसर है। तो जब परागण जाते हैं स्त्री केसर पे वर्तिका में पहुंचते हैं तो क्या होता है? परागकण या नर कोशिकाएं बनती हैं। तीसरी हेडिंग लिखेंगे निषेचन। इसी की थर्ड है निषेचन, यानी कि फर्टिलाइजेशन। निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन। लिखें, नर तथा मादा युग्मकों के मिलन से, नर तथा मादा युग्मकों के मिलन से द्विगुणित युग्मनज का निर्माण, मिलन से द्विगुणित युग्मनज का निर्माण, द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। फिर बीज व फलों का निर्माण होता है। फिर बीज व फलों का निर्माण होता है। तो आज यहीं तक बच्चों को पढ़ा रहे हैं आपको। इसके आगे कल इसका हम आपको पुष्पीय भाग डायग्राम से दिखाएंगे, और इसके जो भाग होते हैं, एक लिंगी पुष्प, द्विलिंगी पुष्प, उभयलिंगी पुष्प, तब ये हम सब भाग आपको इसमें दर्शाएंगे। ठीक है।